हाय हेलो एवरीवन। सो सेनको गोल्ड इस कंपनी का कॉन कॉल डिस्कशन करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा था कंपनी का। बिजनेस ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास थी। मार्जिन थोड़े से कम हुए थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो ऑलमोस्ट 6% के आसपास था। थोड़ा सा एवरेज काइंड ऑफ नंबर था प्रॉफिट ग्रोथ में। बट ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी अच्छे रेट से किया था। जो मार्केट शेयर है वो कंपनी कॉन्स्टेंटली गेन कर रही है और एक्सपेंशन वाला प्लान काफी अच्छा चल रहा है इस कंपनी का। सो रिजल्ट ओवरऑल अच्छे थे, बट ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपैंड कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर, तो थोड़े से मार्जिन और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर इनके थोड़े से डिक्लाइन हुए थे। नाउ ऑब्वियसली कौन कौन से हमें क्लियर होगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से हम आने वाले क्वार्टर्स में या अगले 1-2 साल के लिए। सो कॉनकॉल का सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो ग्रोथ रही है उनकी इस क्वार्टर में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो रहा है जो फेस्टिवल्स रहे हैं इस थर्ड क्वार्टर के अंदर, जिसमें दिवाली था, धनतेरस, नवरात्रे, दुर्गा पूजा, ये जो पूरा फेस्टिव ओकेशन था थर्ड क्वार्टर के अंदर, इसने काफी ज्यादा हेल्प किया इनकी सेल्स को ग्रो करने में। दूसरा, मैनेजमेंट ने कुछ रिपोर्ट्स भी सुनी, जिसमें उन्होंने पढ़ा कि ये जो थर्ड क्वार्टर गया है अभी अक्टूबर से दिसंबर वाला, इसमें अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट 35 लाख वेडिंग्स हुई हैं, मतलब 35 लाख शादियां हुई हैं सिर्फ इस एक क्वार्टर में। सो ऑब्वियसली बिकॉज वेडिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होती है ज्वेलरी, तो क्योंकि वेडिंग्स इतनी ज़्यादा थी तो वहां से भी एक अच्छा डिमांड बूस्ट मिला कंपनी को। एंड इसके साथ में ऑन ग्राउंड कंज्यूमर्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में ज्वेलरीज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन दो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, बट स्टिल लोगों में काफ़ी पॉजिटिव डिमांड है गोल्ड ज्वेलरीज को लेकर के। सो इन इन सारी चीज़ों ने मिलकर के कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के इतने अच्छे ग्रोथ नंबर्स में, जो इन्होंने थर्ड क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। इसके अलावा जो फेस्टिव ओकेशन जब खत्म हुए, मतलब नवंबर के एंड में जो दिवाली थी, सो उसके बाद थोड़ा सा कुछ दिनों का इन्होंने थोड़ा सा स्लो डाउन फेस किया डिमांड डिमांड के कंपैरिजन में। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि जनवरी में वापस से डिमांड इंक्रीज हो गई और चीजें वापस से नॉर्मलाइज हो गई, मतलब ग्रोथ जो थोड़ा सा स्लो हुआ था इनका दिसंबर में, वो जनवरी में वापस से आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एक तो हमने ये कल्याण के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था। कल्याण के मैनेजमेंट ने भी यही सेम चीज कही थी कि फेस्टिवल्स खत्म होने के बाद में थोड़ा सा एक स्लो डाउन आया था डिमांड में, लेकिन जनवरी फरवरी में डिमांड जो है वो वापस से ग्रो करनी स्टार्ट हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ सपोज अगर मैनेजमेंट यहाँ पे सिर्फ यही कहता कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा स्लो डाउन फेस कर रहे हैं डिमांड में दिसंबर के मंथ्स में, तो वहां पे एज ए इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी होती कि जो इनका इतना अच्छा ग्रोथ चल रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से, वो पॉसिबिलिटी होती कि फोर्थ क्वार्टर में वो ग्रोथ थोड़ा सा डिप करेगा, बिकॉज मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है कि डिमांड में वो स्लो डाउन देख रहा है। लेकिन क्योंकि वो साथ में ये कह रहे हैं कि अब चीजें नॉर्मलाइज हो गई है, सो अगेन एज ए इन्वेस्टर हमें एक्सपेक्ट क्या करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी है इस बिजनेस से। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आप जब कॉन कॉल पढ़ रहे हो तो वहां पे ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इस पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, बिकॉज वहीं से आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो उस स्टॉक से, उस बिजनेस से, कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। सो डिमांड वापस से आ गई है कंपनी की जनवरी से। देन ये जो अभी क्वार्टर गया है इसमें इन्होंने 2 नए स्टोर ओपन किए हैं सैनीज ब्रांड के। सो सैनीज बेसिकली लैब ग्रोन डायमंड के लिए इन्होंने 2 नए स्टोर ओपन किए हैं कैलकाटा में, 2 मॉल के अंदर। अब लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है? सो बेसिकली एक तो मिथ है कि जैसे एक गोल्ड ज्वेलरी होती है और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, तो लैब ग्रोन डायमंड को भी लोग इसी तरीके से कंपेयर करते हैं कि एक नेचुरल डायमंड है और एक लैब ग्रोन डायमंड है। लैब ग्रोन डायमंड मतलब वो आर्टिफिशियल डायमंड है, बट ऐसा नहीं है। लैब ग्रोन डायमंड की प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जैसी कि नेचुरल डायमंड की होती है। डिफरेंस सिर्फ यही है, नेचुरल डायमंड जो है वो नेचर क्रिएट करता है बहुत, एंड उसको 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 बनाने में बाद में कंपनीज का बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, कॉस्ट काफी ज्यादा लगती है, टाइम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लगता है। लैब ग्रोन डायमंड कंपेयर टू नेचुरल डायमंड लैब में बनता है ये, एंड इसमें टाइम बहुत कम लगता है, कॉस्ट काफी ज्यादा कम लगती है, सो इसीलिए इसको लैब ग्रोन डायमंड बोला जाता है। लेमैन कोई भी जस्ट देख करके ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये लैब ग्रोन डायमंड है या ये नेचुरल डायमंड है, बिकॉज प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होती है। लैब टेस्टिंग के थ्रू ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लैब ग्रोन डायमंड है या नेचुरल डायमंड है। अब सैनको बेसिकली इस कैटेगरी में क्यों एंटर कर रहा है? बिकॉज लैब ग्रोन डायमंड की जो डिमांड है वो लास्ट कुछ टाइम में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और इसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि नेचुरल डायमंड की एक रीसेल वैल्यू होती है,
वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड की भी रीसेल वैल्यू होती है। सो ये आर्टिफिशियल नहीं है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि एक नेचुरल डायमंड की होती है, एंड एक ग्रोइंग सेगमेंट है। तो सेनको ने अभी इसमें जस्ट एंटर किया है, 2 स्टोर ओपन किए हैं कैलकाटा के अंदर। फोकस इनका यही है कि यहाँ से ये कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करें कि कंज्यूमर का कैसा रिस्पॉन्स रहता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के, एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको आगे वो स्केल अप करेंगे बाकी सिटीज के अंदर भी। सो अभी के लिए इनका फोकस यही है। 19 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं इस क्वार्टर के अंदर। सो स्टोर एक्सपेंशन काफी अच्छे रेट से चल रहा है कंपनी का। एंड एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिसने कंपनी को हेल्प किया है एक अच्छे ग्रोथ नंबर्स डिलीवर करने में कंसिस्टेंटली, वो है ऑन अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज वाला जो प्ले है, जो हमने भी बहुत बार डिस्कस किया है यहाँ पे कि इंडिया में करंटली बहुत सारी थीम्स चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में देखोगे तो एक बैंकिंग में थीम है कि जो गवर्नमेंट बैंक जो हैं, जो पीएसयू बैंक हैं, उनके पास से मार्केट शेयर प्राइवेट बैंक्स के पास जा रहा है। सेम चीज ये इंश्योरेंस में हो रहा है, जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी तरफ से मार्केट शेयर शिफ्ट होकर के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास जा रहा है। एक और थीम है प्रीमियमाइजेशन की, एक थीम है रिन्यूएबल एनर्जी की। सो ऐसे मल्टीपल थीम प्ले आउट हो रही है, लेकिन इनमें अंडरलाइंग थीम अगर आप देखोगे तो जो कि हर एक अक्रॉस सेक्टर्स प्ले हो रहा है, वो है आपका अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज वाला जो गेम चल रहा है अभी। बिकॉज पर्टिकुलर अगर हम सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो अभी भी 60 से 65% मार्केट शेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज लोकल ज्वेलरी प्लेयर्स के पास है। एंड स्टिल सिर्फ 35 से 40% मार्केट शेयर जो है वो इन सारी कंपनीज को मिला के, चाहे तनिष्क हो, कल्याण हो, सेनको हो, और भी जो अनलिस्टेड स्पेस में जो कंपनीज हैं, उन सबको मिला के सिर्फ 35 से 40% मार्केट शेयर है इन सारी कंपनीज के पास में। सो इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो इन सारी कंपनीज के पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टाइटन ज्यादा ग्रो करेगा या सेनको ज्यादा ग्रो करेगा या कल्याण ज्यादा ग्रो करेगा। सो इट्स नॉट टाइटन वर्सेस कल्याण या सेनको वर्सेस टाइटन। सबके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है बिकॉज मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ा शेयर है जो अभी भी सिर्फ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स, इन सारी चीजों की वजह से जो वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली लूज होते करते जा रहे हैं, मार्केट शेयर वीक होते जा रहे हैं। और वो मार्केट शेयर जो है वो जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, जैसे सेनको है, कल्याण है, तनिष्क है, इन सारे प्लेयर्स को बेनिफिट हो रहा है उस मार्केट शेयर गेन का। सो सेनको का वही कहना है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो ये कंपनी कंसिस्टेंटली 20-25% से ग्रो करती आई है हर एक क्वार्टर में, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ये कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करते चले जा रहे हैं। सो ये भी अगेन एक बहुत पॉजिटिव चीज है इनके लिए। देन गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम जो है सेनको का वो काफी अच्छा चल रहा है। सो ये गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम बेसिकली तनिष्क भी कर रहा है, कल्याण भी कर रहा है, एंड सेनको भी कर रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा है इस वाले प्रोग्राम से। इसका बेनिफिट बेसिकली ये है कि वो कस्टमर जो अभी तक सेनको से डील नहीं करते थे वो सेनको के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज इस क्वार्टर में ये जो गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है सेनको का, इसमें 75 से 80% जो इन्होंने गोल्ड रिसीव किया है कस्टमर से, वो गोल्ड सेनको का नहीं है। मतलब या तो उन कस्टमर्स ने किसी अनऑर्गेनाइज प्लेयर से लिया है या फिर ऑर्गेनाइज में ही किसी और ब्रांड का, किसी और कंपनी से लिया है। तो मोटा मोटा आप ये देखो कि एक बड़ा चंक कस्टमर का जो कि अभी तक सेनको से डील नहीं करता था, जो सेनको का कस्टमर नहीं था, वो अब सेनको के साथ कनेक्ट हो गया है इस गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से। अब सेनको के पास हुआ क्या है, एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गया है बिकॉज उनके पास डेटा आ गया कस्टमर का। सो ऑब्वियसली फ्यूचर में उन कस्टमर्स को सेनको टैप कर सकता है पोटेंशियल क्रॉस सेल के लिए, अपसेल के लिए। सो एक नया बिजनेस जो है वो जनरेट होने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो खुल गया है सेनको के लिए। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों लोग इतना ज्यादा एग्रेसिवली इस गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो हॉलमार्किंग जो मैंडेटरी करी है गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में, उसमें जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके पास फैमिली ज्वेलरीज पड़ी है जो कि विदाउट हॉलमार्किंग है, वो लोग गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम में इन कंपनीज को दे करके हॉल मार्किंग वाली ज्वेलरी जो है वो ले रहे हैं, चाहे वो सेनको के थ्रू हो, चाहे वो तनिष्क के थ्रू हो। एंड ऑब्वियसली इस पॉलिसी की वजह से भी एक नेचुरल डिमांड क्रिएट हो रही है इंडस्ट्री में, जिसका बेनिफिट अगेन जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनको मिल रहा है। सो सेनको को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है इसके साथ में। देन एक ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा विजिबल है, मैनेजमेंट का कहना है कि जो स्मॉल टिकट आइटम्स हैं, मतलब जो छोटे प्राइसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ज्वेलरीज हैं, उनमें कस्टमर प्रेफर कर रहे हैं कि जो डायमंड ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा परचेज करे जाएं। एंड यही रीजन है कि इनका जो स्टड रेशियो है
मतलब डायमंड ज्वेलरी का टोटल सेल्स में जो डायमंड ज्वेलरी का कंट्रीब्यूशन है वो सेंको के लिए लास्ट कुछ टाइम में कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है। इनका स्टड रेशियो अगर आप देखोगे तो वो पिछले कुछ क्वार्टर में 11% से इंप्रूव होकर के 11.4% एंड अभी 11.8%, मतलब लगभग 12% के आसपास इनका स्टड रेशियो इंप्रूव हुआ है। स्टड रेशियो क्या होता है बेसिकली कि आपके टोटल सेल्स में डायमंड ज्वेलरी का कितना कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री का एवरेज अगर आप देखोगे तो ये 15% है। तनिष्क का अगर हम बात करें तो वो 30% से भी ज्यादा है। एंड दैट इज द रीजन कि टाइटन के अगर आप मार्जिन देखोगे तो वो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, 12-13% के आसपास के उनके मार्जिन है। क्यों? बिकॉज उनका जो स्टड रेशियो है, जो डायमंड ज्वेलरी का रेशियो है टोटल सेल्स में, वो काफी ज्यादा काफी हायर है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। सेंको के लिए ये नंबर कुछ साल पहले एक एक दो साल पहले ऑलमोस्ट 9% के आसपास था, 9.5% के आसपास। एंड वहां पे कंपनी ने गाइडेंस किया था कि आगे चल के उनका टारगेट है कि इस नंबर को वो इंप्रूव करके 15% तक लेके जाएंगे। एंड ऑब्वियसली वो ट्रेंड हमें क्लियरली दिख रहा है कि उस डायरेक्शन में ये बिजनेस जा रहा है, बिकॉज 9% से इंप्रूव होकर के आज वो 12% पे इंप्रूव हो चुका है एंड टारगेट है इनका 15% का। तो एटलीस्ट हमें ये दिख रहा है कि बिजनेस ने जो गाइडेंस दिया है उस डायरेक्शन में ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। सो ऐसे आपको एज ए इन्वेस्टर हर एक कंपनी का गाइडेंस ट्रैक करना है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ टाइम पहले ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात किया था। सो ईसैफ ने क्या कहा था मैनेजमेंट ने कि आज उनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 3% के आसपास है। आई अंडरस्टैंड कि वो बैंकिंग मॉडल है, ये ज्वेलरी बिजनेस है, बट यहाँ पे एक थीसिस डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि एज ए इन्वेस्टर आपको एक कंपनी के, एक मैनेजमेंट के गाइडेंस को कैसे ट्रैक करना है। सो वहां पे मैनेजमेंट ने क्या कहा कि 3% का हमारा क्रेडिट कॉस्ट है, हम इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में 2.5% तक लेके आएंगे। एंड देन धीरे धीरे जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, मतलब जो फ्लड वगैरह आया है उसका इशू थोड़ा सा नॉर्मल होगा, जो अनरेगुलेटेड एंटिटीज एंटर हुई है कुछ सिटीज में, कुछ स्टेट्स में, वो वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व होगा, तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट नंबर जो है वो 1.5% पे आएगा। अब एज ए इन्वेस्टर हमें ये गाइडेंस सुन के एक्साइटेड नहीं होना है कि यार 3% का क्रेडिट कॉस्ट है, ये कुछ साल में 1.5% हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ इनका एकदम से जूम आउट होगा, बहुत अच्छे से ग्रो होगा। सो एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है। वहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि उस नंबर को हमें ट्रैक करना है कि क्या मैनेजमेंट ने जो वो गाइडेंस दिया है उस डायरेक्शन में कंपनी परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। बिकॉज ज्यादातर बिजनेसेस अगर आप देखोगे मार्केट में तो वो गाइडेंस तो दे देती हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, और क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मार्केट उन स्टॉक्स को भी बहुत बुरी तरीके से पनिश करता है। सिमिलरली यहाँ सैनको का हम क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है आपको क्लियरली दिख रहा है कि उस डायरेक्शन में वो कंपनी परफॉर्म कर रही है, वो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। 15% का उन्होंने गाइडेंस दिया है एंड धीरे धीरे वो 9% से इंप्रूव होकर के अब करंटली 12% के आसपास वो नंबर आ गया है। सो जैसे जैसे ये नंबर और इंप्रूव होगा कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होंगे एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट के जो नंबर हैं, प्रॉफिट ग्रोथ के जो नंबर हैं वो भी इंप्रूव होंगे। क्यों? बिकॉज आज आप 100 रुपए का सेल्स कर रहे हो तो उसमें से 9% जो है वो आपका डायमंड ज्वेलरी से आता है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो सपोज 15% है। कल को चल के जब ये नंबर 9% से इंप्रूव होकर 15% होगा तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे। जो 100 रुपए की सेल में आप 15 रुपए कमा रहे हो वो ऑब्वियसली 20 रुपीज में कन्वर्ट होगा। तो मतलब सेम सेल्स से आपका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इम्पैक्ट होता है जब कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होता है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने का ये बड़ा इंपैक्ट होता है कंपनी के ऊपर। सो ये हमें ट्रैक करना है और वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सैनको उस डायरेक्शन में इंप्रूव कर रहा है। देन इसके अलावा कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इस क्वार्टर के अंदर, जैसे कि इन्होंने विवाह कलेक्शन लॉन्च किया है वेडिंग सीजन में। इसके अलावा इन्होंने शगुन कलेक्शन लॉन्च किया है धनतेरस सीजन में। सो नए प्रोडक्ट्स के ऊपर इनका फोकस है। प्राइस वाइज कुछ खास करेक्शन इन्होंने देखी नहीं है डायमंड में, मतलब डायमंड का जो डिमांड है इवन दो प्राइसेस बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर्स में अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू है। सो अफोर्डेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है, वो प्ले जो है वो काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है कंपनी के लिए। देन ONDC जो प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कुछ टाइम पहले टियर 3 टियर 4 सिटीज में पेनेट्रेट करने के लिए, सो उसमें सैनको पहली ज्वेलरी कंपनी है जिसने अपने आप को एनरोल किया है एंड अब ये उस प्लेटफॉर्म के थ्रू टियर 3 टियर 4 सिटीज में भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। आगे चल के सैनको का टारगेट यही है कि हर साल ये 18 से 20 स्टोर ओपन करेगा, यानी 18 से 20 स्टोर के आसपास इनका प्लान है कि हर साल नए स्टोर ओपन करेगा। एंड इसमें से मोस्टली जो स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी स्टोर्स होंगे। सो इस साल भी इनका टारगेट यही था कि जो 18-20 स्टोर ओपन कर रहे हैं उसमें मोस्टली स्टोर जो है वो फ्रेंचाइजी स्टोर हो, बट ऐसा हो नहीं पाया। मोस्टली स्टोर्स इनके अराउंड 15 स्टोर जो है वो इनके खुद के हैं, कंपनी ओन्ड है। सो इसमें मेजर रीजन ये रहा कि गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए इस फाइनेंशियल ईयर में एंड
इसलिए बहुत सारे फ्रेंचाइजी जो हैं जो जो स्टोर ओपन करना चाह रहे थे सेनको का, उन्होंने अपना डिसीजन डिले कर दिया बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो डिले कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सेनको ने अपना एक्सपेंशन प्लान यहाँ पे स्टॉप नहीं किया। तो अगर फ्रेंचाइजी ने अपना डिसीजन डिले कर दिया तो कंपनी ने कंपनी ओन स्टोर जो है वो एक्सपैंड किया, मतलब एक्सपेंशन अपना इन्होंने कंटिन्यू रखा। ये पॉजिटिव चीज़ है। आगे का इनका टारगेट यही है कि जितने जैसे 18-20 स्टोर अगर ये ओपन कर रहे हैं सो उसमें 50-50% रेशियो रहे, मतलब 50% स्टोर जो है वो कंपनी के खुद के हों, 50% स्टोर जो है वो फ्रेंचाइजी के हों। सो ये इनका टारगेट है। पैट ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा कम है इनका, सिर्फ 12% का पैट ग्रोथ है। एंड अगेन उस पर मैनेजमेंट का वही कहना है कि हमने क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा किया है, वर्किंग कैपिटल पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, नए एम्प्लॉयज़ हायर करे हैं, उनकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करा है। सो ऑब्वियसली फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रही है तो हमारे मार्जिन और थोड़े बहुत प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर जो है वो थोड़े से नॉर्मल रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है कि बिजनेस ग्रो हुआ है, बिजनेस इनका 25-26% से ग्रो हुआ है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। सो वहां पे तो उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी है। देन टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में एंटर किया इन्होंने थर्ड क्वार्टर के अंदर। भागलपुर, आरा, दुमका, ये जो 3-4 स्टेट्स हैं इन्होंने इन स्टेट्स में एंटर किया। एंड यहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो मार्केट शेयर है वो और ज्यादा है। सो इट मीन्स कि सैनको क्योंकि इन सिटीज में एंटर कर रहा है तो उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी और ज्यादा बढ़ गई है। तो सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही फोकस नहीं है, जबकि जो जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं वहां पे भी कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जो है वो कंटिन्यू है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनका वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में। एंड ये ऑब्वियस है बिकॉज स्टोर एक्सपेंशन आपने इतना रैपिडली किया है तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। वही रीजन है कि इनका कॉस्ट बढ़ने की वजह से थोड़े बहुत मार्जिन डिप हुए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर भी थोड़ा बहुत कम रहा है। थर्ड क्वार्टर जो है कंपनी का वो हमेशा बेस्ट रहता है बिकॉज उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, वेडिंग सीजन होता है, तो थर्ड क्वार्टर हिस्टोरिकली काफी अच्छा रहता है कंपनी के लिए। फोर्थ क्वार्टर जो ये अभी क्वार्टर चल रहा है इसमें कुछ ऐसी स्पेशल ओकेजन नहीं है। एक वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे था, सो उसमें कुछ कंपनी ने ऑफर वगैरह रन करे हैं, बाकी कुछ खास स्पेशल ओकेजन नहीं है। तो कंपनी का कहना है कि अगला जो मेन टारगेट है इनका वो है अक्षय तृतीया, जो 10 मई को है। सो बेसिकली वो एक बहुत स्पेशल ओकेजन है स्पेशली ज्वेलरी कंपनीज के लिए। तो अगला इनका टारगेट वही है कि उस अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे से यूटिलाइज करे कंपनी। एंड उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया है कि वहां पे इनको किस तरीके के प्रमोशनल ऑफर रन करने हैं या किस तरीके के कस्टमर्स को टारगेट करने हैं। तो उसका प्रिपरेशन इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। एंड बिकॉज क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है अप्रैल मई में, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा एनवायरमेंट जो है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। तो कंपनी का मेन फोकस ये है कि वो जो अक्षय तृतीया वाला जो ओकेशन है उसको काफी अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। नॉर्दर्न स्टोर जो है, नॉर्थ रीजन में जो उनके स्टोर्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। लास्ट क्वार्टर में एवरेज सेल्स जो थी इनकी नॉर्थ रीजन में जितने भी स्टोर हैं उनका एवरेज सेल 33 करोड़ था। इस क्वार्टर में वो इंप्रूव होकर 37 करोड़ हो गया। तो ऑब्वियसली हमें क्लियरली शो हो रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस नॉर्दर्न रीजन में काफी अच्छी इंप्रूव हो रही है। ईस्टर्न रीजन से तो ये कंपनी बेस ही करती है, मतलब कोलकाता से स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे तो उनकी काइंड ऑफ मोनोपोली है, मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर। बट इनका एक्सपेंशन का या फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगा, वो आएगा कि नॉर्दर्न स्टेट में या नॉर्दर्न रीजन में भी इनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव होनी चाहिए। सो वो क्लियरली दिख रहा है कि उस ट्रेंड में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। एंड अब जो एवरेज सेल्स स्टोर अगर आप देखोगे इनका, तो नॉर्दर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन दोनों का सेम है, 27 से 30 करोड़ के बीच में दोनों रीजन का सेम स्टोर सेल्स है। एंड इनका पॉजिटिव चीज क्या है इसमें कि जनरली एक स्टोर से जब इनका 21 से 22 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आता है तो वो स्टोर जो है वो ब्रेक इवन हो जाता है। एंड नॉर्दर्न स्टोर में इनके जितने भी स्टोर है मोस्टली वो अब उस नंबर को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि जितने भी स्टोर है वो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूचर जो ग्रोथ आएगा इनका वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ आएगा नॉर्दर्न स्टेट से। तो यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा फोकस है। नॉर्दर्न रीजन में 10 से 11 स्टोर है इनके दिल्ली एनसीआर में और 10 से 11 स्टोर है यूपी में। तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बिकॉज ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ नॉर्दर्न रीजन से इनको 20 से 22% ग्रोथ आ रही है वीजा वीज जो इनका ईस्टर्न रीजन है जहाँ पे कंपनी बेस आउट करती है, कोलकाता, आसाम वगैरह। सो वहां पे इनका जो ग्रोथ है 16 से 17% है। तो इंक्रीमेंटली कंपनी भी क्लियरली कह रही है कि हमें ये पता है कि अगर हमें फ्यूचर ग्रोथ डिलीवर करनी है 20-25% की जो हम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं,
सो उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न रीजन को हम अच्छे से यूटिलाइज करें, एंड फोकस भी हमारा उसी पे है क्योंकि हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है मार्केट से। 20% के आसपास हमारा रेवेन्यू वहाँ पे ग्रो हो रहा है जितने भी स्टोर्स हैं। तो हमारा फोकस भी यही है कि उस अपॉर्चुनिटी को और अच्छे से यूटिलाइज करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हम उन रीजन्स में और एक्सपैंड करें। देन लैब ग्रोन डायमंड के जो प्राइसेस हैं वो लास्ट कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, काफ़ी शार्प करेक्शन आया है उसमें। सो उसका मेजर रीज़न ये है कि डिमांड तो उतनी है, पिछले कुछ टाइम में थोड़ी बहुत कम हुई है, बट सप्लाई इंक्रीज हो गया है बिकॉज यूएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था लैब ग्रोन डायमंड को, एंड यूएस में पिछले कुछ महीनों में 6 7 8 महीनों में जो स्लो डाउन आया है, तो वहाँ पे डिमांड थोड़ी बहुत कम हुई है लेकिन सप्लाई बढ़ गई, तो इसकी वजह से प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया लैब ग्रोन डायमंड के। अब सेनको यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेनको के पास में ऑलरेडी कस्टमर बेस है, 155 नंबर ऑफ स्टोर है इनके पास। ईस्टर्न रीजन में स्टोर है, नॉर्दर्न रीजन में स्टोर है, साउथ में अराउंड 5 6 स्टोर्स हैं इनके। तो उनके पास कस्टमर बेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। उन कस्टमर्स को ये क्रॉस सेल अपसेल करने का ट्राई कर रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये लैब ग्रोन डायमंड के थ्रू। सो ये इनका ओवरऑल टारगेट है। देन डायमंड ज्वेलरी की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ज्वेलरी, बिकॉज ट्रेडिशनल ज्वेलरी इंडिया में जो है, जो कंज्यूमर्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि जो वेडिंग है या कोई पूजा पूजा वगैरह का जो ओकेशन है उन्हीं में वो ज़्यादा वेयर करना प्रेफर करते हैं। इन जनरल जो डे टू डे यूज़ है उसमें लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वेस्टर्न ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, इनका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि कंपनी का भी फोकस है कि जो स्टड रेशियो है या जो डायमंड ज्वेलरीज है उसका एलोकेशन धीरे धीरे इंक्रीज किया जाए इनके टोटल सेल्स में, एंड ऑब्वियसली वो इनके मार्जिन के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा वेस्टर्न डिज़ाइन में जैसे हमने डिस्कस किया कि डेली यूजेस में जो कंज्यूम होता है वो वेस्टर्न डिज़ाइन ज़्यादा होता है। सो वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है कंपनी के लिए। कस्टमर प्रोफाइल दोनों की सेम है, जो नेचुरल डायमंड बाय कर रहा है या जो लैब ग्रोन डायमंड बाय कर रहा है, कस्टमर प्रोफाइल दोनों का सेम है। इंपॉर्टेंट ये है कि नेचुरल डायमंड वाले कस्टमर को ही अगर आप अच्छे से सर्विस दे रहे हो, उनकी सारी नीड को आप अच्छे से फुलफिल कर रहे हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि वो कस्टमर कल को आपसे लैब ग्रोन डायमंड भी परचेज करेगा। सो वहाँ पे उस चीज़ का फोकस करिए कंपनी। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 1 से लेकर के 1.2 के आसपास रहेगा। इसमें कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये जो बिजनेस मॉडल होता है, जो रिटेल ज्वेलरी का जो बिजनेस मॉडल होता है, इनका ज़्यादातर डेट जो है वो वर्किंग कैपिटल को लेकर के होता है। लॉन्ग टर्म डेट नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म डेट होता है, और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। जैसे सेनको का जो कॉस्ट है डेट का वो 5.5 6% के आसपास है। सो इतना लो कॉस्ट डेट है इस कंपनी का, बिकॉज ये गोल्ड लोन होता है मेनली। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आई थिंक HDFC बैंक का जो FD है वो भी आज के टाइम पे 7.5% देता है। सो उसके कंपैरिजन में जो उनका डेट है वो तो सिर्फ 5.5 6% है। तो अगर ये डेट टू इक्विटी इनका 1% से ज़्यादा भी रहता है तो भी कोई मेजर सीरियस प्रॉब्लम नहीं है इस बिजनेस मॉडल के साथ में, क्योंकि ये जो डेट है ये लो कॉस्ट डेट है। सो वही कंपनी का कहना है कि डेट लेवल इनका 1.1 1.2 के आसपास मेंटेन रहेगा। टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में कंपनी ने एक्सपैंड किया है इस क्वार्टर में, एंड वहाँ पे भी वही सेम ट्रेंड, अनऑर्गेनाइज प्लेयर से मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में। तो सैनको क्लियरली कह रहा है कि हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। एंड अगेन जैसे जैसे इनका स्टड रेशियो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इनके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। गोल्ड के प्राइसेस क्योंकि सडनली बढ़ गए थे जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सो थर्ड क्वार्टर में अगर आपको याद हो, हमने कल्याण के केस में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थर्ड क्वार्टर में, तो वहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि प्रोमोशनल ऑफर रन करे, डिस्काउंट वगैरह दिया कस्टमर को, सो दैट क्योंकि वेडिंग सीजन कंटिन्यू था, ऑल दो फेस्टिव सीजन तो कंप्लीट हो चुका था लेकिन वेडिंग सीजन अभी भी कंटिन्यू था, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए सैनको ने कुछ डिस्काउंट वगैरह दिए, कुछ प्रोमोशनल ऑफर दिए कस्टमर्स को, जिसकी वजह से इनका सेल्स ग्रोथ तो अच्छा हुआ लेकिन मार्जिन थोड़ा सा डिप हो गया, क्योंकि आपने मार्केटिंग पे स्पेंड किया, आपने अपने डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा दिया कस्टमर्स को, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस सडनली बढ़ गए थे। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो कस्टमर को, लेकिन जो डिमांड है अभी ग्राउंड लेवल पे वो सिर्फ इस वजह से हिट नहीं होनी चाहिए कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए सैनको ने डिस्काउंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिए थर्ड क्वार्टर में, एंड इनका मार्जिन इसी वजह से थोड़ा कम हुआ। ये सेम चीज़ कल्याण के साथ में भी हुआ था, कल्याण ने भी यही कहा था कि मार्केटिंग पे हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया थर्ड क्वार्टर में, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन में थोड़ा सा
डिप आया है और प्रॉफिट के नंबर भी आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। सेम चीज सेनको के साथ हुआ है, बट ये पॉजिटिव है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं हो सकता बिजनेस में कि एक क्वार्टर में आप चाहो कि सेल्स भी बढ़ जाए, मार्जिन भी बढ़ जाए, प्रॉफिट भी बढ़ जाए। सो वहां पे हर क्वार्टर में एक नए तरीके का चैलेंज होता है। तो इंपॉर्टेंट वही है कि बिजनेस सारी चीजों को बैलेंस आउट करके जो टॉप लाइन की ग्रोथ है उसको मेंटेन रखे। क्योंकि सपोज अगर कोई बिजनेस 24-25% से ग्रो कर रहा है तो उसका क्लियर मतलब है कि वो मार्केट शेयर लूज नहीं कर रहा है, मार्केट शेयर वो गेन कर रहा है। बिकॉज इंडस्ट्री का लीडर कौन है? तनिष्क। तनिष्क की ग्रोथ क्या है? वही 20, 21, 22%। तो आप उससे भी हायर रेट पे ग्रो कर रहे हो, विच मीन्स कि आप मार्केट जो लीडर है, जो मार्केट लीडर है आपकी इंडस्ट्री का, उससे मार्केट शेयर गेन कर रहे हो क्योंकि आपकी ग्रोथ 24-25% है। तो उसके लिए अगर आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मार्जिन में सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है या प्रॉफिट ग्रोथ अगर आपका थोड़ा सा कम भी रह जा रहा है तो भी वो ओके है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप उसको कैचअप कर सकते हो क्योंकि आपका जो साइज है वो बहुत छोटा है, सिर्फ 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो ऑब्वियसली ग्रोथ रनवे इस कंपनी के पास बहुत बहुत स्ट्रांग अवेलेबल है, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया इस क्वार्टर के अंदर। देन ऑलमोस्ट 75 से 80% जो ग्रोथ आ रही है सेनको की, वो इनकी एग्जिस्टिंग स्टोर से आ रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कंपनी के लिए, बिकॉज इससे क्या पता चल रहा है कि कंपनी ने बैलेंस काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। क्योंकि इनका साइज छोटा है तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पुराने स्टोर हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें, एंड जो कंपनी नए स्टोर ओपन कर रही है उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अभी सिर्फ 6-6.5 हजार करोड़ की कंपनी है, तो उनके जो पुराने स्टोर्स हैं उनमें भी 75-80% का कंट्रीब्यूशन आ रहा है टोटल रेवेन्यू में। एंड यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है कि जब तक इनका एक स्टोर 100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है तब तक इनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और जो एग्जिस्टिंग स्टोर है उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत हेल्दी लेवल के ग्रोथ वो कंटिन्यू रखेंगे आने वाले टाइम में भी। अभी इनके टोटल स्टोर देखोगे आप तो 155 स्टोर है। 100 करोड़ यानी कि 155 इंटू 100 करोड़ इज इक्वल टू 15,500 करोड़, मतलब 15,500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस कंपनी के पास इन एग्जिस्टिंग स्टोर से। और कंपनी का कहना है कि अगले 3 से 4 साल में इनका टारगेट है कि हर एक स्टोर इनका जो आज के टाइम पे जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं वो 100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जो है वो टच कर लेगा पर स्टोर। तो अगर एक स्टोर 100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू टच करेगा, इट मीन्स कि टोटल अगर आप रेवेन्यू देखोगे कंपनी का एनुअली तो वो 15,500 करोड़ के आसपास होगा। सेम वही चीज 20 से 25% की ग्रोथ अगले 3 से 4 साल में, वही चीज गाइडेंस कर रहा है कंपनी। एंड वही आपको ये बता रहे हैं कि पर स्टोर लेवल पे भी इनका टारगेट वही है। ग्रोथ वाइज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन साउथ बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है बिकॉज वहाँ पे कल्याण भी है और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो वहाँ पे सैनको का ये टारगेट नहीं है कि वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा हाई ग्रोथ प्लेयर बने बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उनका टारगेट ये है कि ईस्टर्न रीजन में वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, नॉर्थ रीजन में उसको वो रेप्लीकेट करे, वेस्टर्न रीजन सेंट्रल रीजन में भी उसको रेप्लीकेट करे, एंड जो सदर्न रीजन है वो काइंड ऑफ इनके रेवेन्यू को एक सपोर्ट ऐड करेगा बिकॉज तब तक इनका एक अच्छा खासा ब्रांड बन चुका होगा। तो साउथ में भी जब ये एंटर करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सपैंड करेंगे, तो ग्रोथ वाइज इनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। लेकिन वहां ये फोकस नहीं है कि 25-30% का ग्रोथ जनरेट करना है बिकॉज दे नो कि वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है एंड ऑलरेडी काफी स्टेब्लिश प्लेयर जो हैं वो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। देन टिकट साइज जो है वो इनका इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं बढ़ा है बिकॉज इन्होंने डिस्काउंट ज्यादा दिया है, इन्होंने प्रमोशन ऑफर रन किए हैं। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे जो 9 मंथ्स ये जो फाइनेंशियल ईयर को हुआ है इसमें इनका एवरेज टिकट साइज जो है वो 45,000 है। लास्ट ईयर ये नंबर था 35,000, तो एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है इनके एवरेज टिकट साइज में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये चीज क्या शो कर रहा है कि प्रीमियमाइजेशन जो हमने पहले भी बात करी है कि लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम पे, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को, ज्वेलरी में डायमंड ज्वेलरी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए इनका एवरेज टिकट साइज भी इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो इनका 17% के आसपास रहा है, यानी कि जो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर थे लास्ट ईयर उसमें इस कंपनी की 17% की ग्रोथ आई है। एंड अगेन वही टारगेट इनका क्या है कि 18 से 20 स्टोर ओपन करने हैं हर साल, जिसमें से 50% स्टोर जो है वो कंपनी के खुद के होंगे, 50% स्टोर जो है वो फ्रेंचाइजी के होंगे। इससे होगा क्या कि बेसिकली जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल रहेगा, एसेट लाइट मॉडल हो जाएगा। क्योंकि आरओई इनका अभी करेंटली 20% के आसपास है, 19-20% के आसपास है, और आरओसीई इनका 15% के आसपास है। कंपनी का कहना है कि ये नंबर इसी रेंज में मेंटेन रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखना है हमें कि इनका आरओसी 15% है,
इसका मतलब क्या है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट ये कंपनी कर रही है, ये बिजनेस कर रहा है, उस पे ये बिजनेस 15% का रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। इसको जब आप कंपेयर करते हो कल्याण से, तो कल्याण का मैनेजमेंट ने क्या कहा था कि आज हमारा आरओसी जो है वो 16-17% के आसपास है, बट हमारा टारगेट है कि कुछ सालों में ये नंबर आगे चल के 20% होना चाहिए। विच मीन्स कि इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी कल्याण थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट है कंपेयर टू सेनको। सो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर होती है। बट ऑब्वियसली खराब परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप 15% का आरओसी डिलीवर कर रहे हो और 19% का आरओई डिलीवर कर रहे हो, तो आपके लिए एज अ बिजनेस 20% की ग्रोथ अचीव कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 20% का ग्रोथ रेट जो है वो आप बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हो। देन वही फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर इनका फोकस है। आरओसी इनका 15% रहेगा। मेकिंग चार्जेस जो होते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ज्वेलरी के लिए, बिकॉज वहीं से काफी ज्यादा मार्जिन जो है वो कंपनीज जनरेट करती है। अब सेनको के पास क्या एडवांटेज है, या फिर किसी भी कोई भी जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी है उसके पास एडवांटेज क्या है कि इनके पास स्टड रेशियो, मतलब डायमंड ज्वेलरी जो है वो काफी बड़ा पार्ट है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो डायमंड ज्वेलरी है वो काफी कम होता है, ऑर्गेनाइज प्लेयर से भी कम होता है। तो यहाँ पे सैनको ये कह रहा है कि ये जो स्टड रेशियो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 9% से 12% हुआ है, इससे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कल को चल के मेकिंग चार्जेस अपने जो है वो और कम कर दें, एंड वहां से अनऑर्गेनाइज प्लेयर से और ज्यादा मार्केट शेयर गेन करें, बिकॉज अनऑर्गेनाइज प्लेयर मेकिंग चार्जेस कम करके सर्वाइव नहीं कर सकता इंडस्ट्री में। वीजा वी सैनको के पास ये एडवांटेज है बिकॉज उसका स्टड रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, 9% से 12% हुआ है, एंड जैसे जैसे ये नंबर धीरे धीरे 13, 14, 15% पे जाएगा, तो ऑब्वियसली उनके करंट मार्जिन इंप्रूव होंगे, एंड वहां पे सेनको के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने मेकिंग चार्जेस को कम कर दे एंड कॉम्पिटिटर से और ज्यादा मार्केट शेयर गेन करे। सो ये एक और एग्जांपल है कि कैसे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को और ज्यादा वीक बनाते जा रही हैं ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, एंड उनसे और ज्यादा मार्केट शेयर ये कॉन्स्टेंटली गेन कर रहे हैं। देन 65% रेवेन्यू जो है इस कंपनी का वो इनके खुद के स्टोर से आता है, और बाकी का जो रेवेन्यू है वो फ्रेंचाइजी के स्टोर से आता है। मतलब इसमें भी बैलेंस काफी अच्छा मेंटेन किया है कंपनी ने। एंड अगेन वही चीज की जैसे जैसे हॉलमार्किंग मैंडेटरी करी है गवर्नमेंट ने, वैसे वैसे हुआ क्या है कि जो फ्रेंचाइज जो जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, वो या तो इस बिजनेस से बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर अपना मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली लूज कर रहे हैं। अब उनके पास ऑप्शन क्या चूज कर रहे हैं वो कि बिकॉज वो भी बहुत सालों से इसी इंडस्ट्री में है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में है, तो एकदम से इंडस्ट्री तो छोड़ नहीं सकते। तो वो प्लेयर्स क्या ऑफर चूज कर रहे हैं Tier 3 Tier 4 सिटीज में, कि जैसे ब्रांड है बड़े बड़े सैनको या कल्याण या तनिष्क, वो इनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो वहां से भी कंपनी के पास ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज एक तो उन प्लेयर्स को ऑलरेडी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये रिफॉर्म वगैरह जो किया है गवर्नमेंट ने जीएसटी वगैरह के साथ, हॉलमार्किंग के साथ में, उनका मार्केट शेयर तो कॉन्स्टेंटली लूज हो रहा है। तो उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो सेनको जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ में ऐड हो जाए, उनके साथ पार्टनरशिप कर लें एंड उनका फ्रेंचाइजी बन जाए, और वहां से उनकी बिजनेस भी ग्रोथ होगी और सेनको का भी बिजनेस ग्रो होगा। तो काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन हो रही है ये इन 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 दोनों प्लेयर्स के लिए। सो वो वाला ट्रेंड भी काफी काफी अच्छा चल रहा है इनका। देन इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इन्फो शेयर किया है कंपनी ने कि इंडिया में टोटल ज्वेलरी का जो मार्केट है वो 7 लाख करोड़ का है। उसमें से जो ईस्टर्न रीजन है जहां पे सेनको की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, वो ईस्टर्न रीजन में 15% का मार्केट है। मतलब 7 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ का जो मार्केट है वो ईस्टर्न रीजन है इंडिया में। एंड ईस्टर्न रीजन में 40 से 50% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास, और 40 से 50% का मार्केट शेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। मतलब काइंड ऑफ 50-50 है। और सेनको का टोटल मार्केट शेयर जो है ईस्टर्न रीजन में, इवन दो वो सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेलर प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर, फिर भी सिर्फ 3 से 5% मार्केट शेयर है सेनको का ईस्टर्न रीजन में। यानी कि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो या तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है, या फिर जो ऑलरेडी अदर कंपनीज जो हैं ज्वेलरीज की, उनके पास है। तो अगेन ये चीज क्या शो कर रहा है कि अभी भी एक बहुत लंबी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास, सिर्फ ईस्टर्न रीजन में ही। मतलब ईस्टर्न रीजन में इनके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि वहां पे मेच्योर हो चुका है मार्केट या कंपनी वहां पे ग्रो नहीं कर सकती। अभी भी सिर्फ 3 से 5% मार्केट शेयर है इनके पास, एंड बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है इनके पास। कंपनी का भी यही कहना है कि अभी तो ईस्टर्न रीजन में 3 से 4 ऐसे स्टेट है जहां पे इनकी कोशिश है, जो इन्होंने कैलकाटा में रेप्लिकेट किया है कि वहां पे ये काइंड ऑफ मार्केट लीडर बने हैं, वही इनका कोशिश है कि उन तीनों चारों स्टेट में भी ये रेप्लिकेट करे,
सेम चीज ये दिल्ली एनसीआर में रेप्लिकेट करें, एंड बाकी के जो रीजन्स हैं, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, वहां पे भी इनका टारगेट है कि उन्हीं सेम चीज को रेप्लिकेट करा जाए, जिससे इनका मार्केट शेयर जो है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो। देन लास्टली, डिमांड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है सेनको इस पूरे फाइनेंशियल ईयर, जो अगला अगला जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इनका कहना है, और उसको लेकर के कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, कंपनी का कहना है कि क्योंकि इलेक्शंस हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होने का होना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बिकॉज इलेक्शन की वजह से एनवायरनमेंट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, एंड जो फर्स्ट हाफ है उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे ओकेशंस होते नहीं है वेडिंग्स को लेकर के या फिर फेस्टिवल्स को लेकर के। तो कंपनी का मेन टारगेट तो वही है कि अक्षय तृतीया को टारगेट किया जाए, अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, एंड इलेक्शन एनवायरनमेंट में एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से बिजनेस को आगे ग्रो किया जाए। सो डिमांड को लेकर के ओवरऑल कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ग्रोथ एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा है, करंट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आप कह सकते हो कि मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा कम हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा बहुत कम हुआ है 12% का, बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर फ्यूचर ग्रोथ चाहिए बिजनेस को तो शॉर्ट टर्म में ये थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल पे कंपनी परफॉर्म कर रही है। हाँ, कंपेयर टू कल्याण वी हैव टू से कि कल्याण थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर लग रहा है, उसके ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे हैं, एक्सपेंशन प्लान भी थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू सेनको। बट यस, अगर पूरी ज्वेलरी स्पेस में देखें तो ये दोनों प्लेयर कल्याण एंड सेनको, ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रहे हैं। साइज दोनों का बहुत छोटा है, एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों कंपनीज के पास में बहुत ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज टाइटन वी ऑल नो मार्केट लीडर है, बट उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसका साइज ऑलरेडी 3.5 लाख करोड़ का है। सो 3.5 लाख करोड़ से उसको बहुत फास्ट पेस पे ग्रो करते रहना अगले 5-10 साल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वीजा विज ये सेम चीज़ सेनको और कल्याण के लिए करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज उनका साइज जो है वो सपोर्ट करता है उनके बिजनेस को। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है सेनको की, आउटलुक भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी ट्रैक करते रहेंगे कि फोर्थ क्वार्टर में किस तरीके के नंबर्स आते हैं, कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। एंड यस, आपको ये भी देखना होगा कि स्टॉक का जो पी है वो भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। आई थिंक 30 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा है 25% पे। मार्केट शेयर ये कंपनी कॉन्स्टेंटली गेन करती जा रही है, और नए नए रीजन्स में ये कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये बिजनेस ट्रैक करना चाहिए, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट ऑब्वियसली एक बहुत इंटरेस्टिंग बैट है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, जो हमें कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहना चाहिए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।